बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक नया क्वेश्चन देने वाले हैं और आपका काम यह है कि उसको सॉल्व करो और उसके जो भी आंसर आते हैं वो आप हमको सेंड करो। हमारा क्वेश्चन कहता है प्रिज्म 1 ऑफ मास m1 एंड विथ एंगल अल्फा रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। बार 2 ऑफ मास m2 इज प्लेस्ड ऑन द प्रिज्म। Assuming the friction to be negligible, find the acceleration of the prism। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो। हमारे पास देखो ये प्रिज्म है 1 और इसका एंगल है अल्फा, इसका मास है m1, इसके ऊपर एक बार है जिसका मास है m2, ये रखा गया है और जहाँ जहाँ भी सरफेसेज है कांटेक्ट में मतलब जहाँ भी फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो हर जगह से फ्रिक्शन को हमने नेगलेक्ट कर दिया है और हमको अपने प्रिज्म का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो है तो बहुत ही इजी सी बात ये, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे, है ना, और समझने का मतलब है एनालाइज करेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या हो रहा है पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। तो चलो मान लो कि ये हमारा प्रिज्म है और हमने अपने बार को यहाँ पे ऐसे पकड़ कर रखा है ना, ऐसे रखा है। अब रखा है तो प्रिज्म और बार दोनों कैसे हैं, स्टेशनरी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, प्रिज्म और बार को अगर मैं सिस्टम कहूँ तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट है ना, कैसा है, कुछ न कुछ होगा। चलिए मान लेते हैं कोई वैल्यू है इसका, चलिए कहीं होगा, अब हमको नहीं पता कहाँ होगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने बार को सिंपली छोड़ दिया ऐसे। जैसे ही हम बार को छोड़ेंगे तो देखो बार पे फोर्सेज एक्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं। एक फोर्स लगेगा इधर कितना m2g, एक फोर्स किधर लगेगा इधर कितना, मान लो n1 मान लो, ऐसे इतना फोर्स लगा। अब चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं तो जो प्रिज्म का सरफेस है वो तो इस पर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करने वाला है, राइट। अब देखिए इसमें से n1 का तो इस प्लेन के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन m2g का एक ना m2g साइन अल्फा कंपोनेंट होता है। तो मेरा जो क्या बोलते हैं बार है वो इस प्रिज्म पर इस डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से। अब चले आइए वापस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर। आपने बार और प्रिज्म को क्या माना था, सिस्टम माना था। चलिए लिख दीजिए इसको, हो सकता है कि आसान हो जाए। तो ये हो गया प्रिज्म प्लस बार, है ना, ये हो गया आपका सिस्टम। अब आप बताओ कि अपने सिस्टम पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उन सबको आप दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ इसका मास m1 था, तो अभी दोनों मिला करके हमने अगर सिस्टम बोला है तो इस डायरेक्शन में इतना फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और जो ग्राउंड है इसको ऊपर की तरफ सपोज करूँ n2 का ऐसे फोर्स लगाएगा। अब बाकी किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि दोनों जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, तो इनका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने सेंटर ऑफ मास का जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया। इट मीन्स कि सेंटर ऑफ मास का जहां पे ओरिजिनल पोजीशन था वो बना रहेगा। अब सोचो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रखना है, मतलब एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, वाई की नहीं, है ना, मतलब वर्टिकल की नहीं, तो ये है ना, इसका पोजीशन फिक्स रहेगा। अब सोचिए जरा, अब सोचिए जब ये इधर गिरने लगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन से गिरेगा, उस एक्सेलरेशन का इधर कोई कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, इधर कोई कंपोनेंट हो गया, चलिए मान लेते हैं। और अगर अपने सिस्टम के एक पार्ट का इधर एक्सेलरेशन हो गया और मेरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फिक्स रहना है, इट मीन्स कि ये किसी न किसी एक्सेलरेशन से इधर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहां हमने ये निकाल लिया कि अपने क्या बोलते हैं प्रिज्म का
राइट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा और इसी एक्सेलरेशन को हमको निकालना है। अब आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग बेसिकली मैकेनिक्स के फंडे को यूज कर रहे हैं, तो हम उसी को यूज करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बाद में कभी मौका मिला तो हम दूसरे तीसरे मेथड से भी इसको कर देंगे। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब अगर मुझे प्रिज्म का एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसका बनाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको चाहिए इसका FBD। तो पहले मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, ऑफ क्या चीज? प्रिज्म। तो इसके लिए बेटा यहाँ बनाओगे प्रिज्म, ये प्रिज्म बन गया, बहुत बढ़िया तो नहीं बना इस बार, तो ये अल्फा हो गया। इसका मास देखो m1 है। इसका FBD बनाने के लिए सोचो कि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, और अभी ऐसे मान लो n डैश कोई नॉर्मल लग रहा है जो सरफेस लगा रहा है। दूसरा यह है कि जो बार है, बार इसके साथ कांटेक्ट में है, तो बार भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। किधर की तरफ? इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, इस डायरेक्शन में। इसको शायद हमने पीछे वाले पिक्चर में n1 माना था, तो हमने ऐसे n1 बना दिया। अब सोचो कि अपना जो प्रिज्म है यह इस डायरेक्शन में A1 के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और अपने पास जितने भी फोर्स लग रहे हैं इसमें से इसका तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं हॉरिजॉन्टल, इसका भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो n1 का होगा। तो n1 का इधर कंपोनेंट निकालने के लिए देखिए मैंने ऐसे लाइन बना दिया। सोचो ये वाला लाइन और ये वाला, ये दो पैरेलल है, तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है। टोटल 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, है ना, 90 माइनस अल्फा। तो n1 का इधर कंपोनेंट हो गया n1 साइन अल्फा, और इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा बन गया n1 साइन अल्फा इक्वल्स टू m1 a1, है ना। नेट फोर्स इधर हमने m1 इंटू a1 से इक्वेट कर दिया। चलिए, अब हमको निकालना a1 है, लेकिन n1 जो है वो फालतू में आ गया, तो अब हमको n1 को भाई एलिमिनेट करना पड़ेगा, कोई और तरीका तो है नहीं। तो मैं देखिए n1 को अगर एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि अब मैं अपने बार 2 के मोशन को कंसीडर करूं। तो चलिए अब हम लोग बार 2, बार ना, बार 2 के मतलब वो लिखता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर 2। अच्छा, यहाँ पर भी कई अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन हम जो अप्रोच करेंगे वो मेरे ख्याल से सबसे सिंपल सा है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम वही अपना बार 2 बना दिए, और अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका FBD बनाना पड़ेगा। अभी देखा आपने कि ये इस डायरेक्शन में n1 फोर्स लग रहा है, एक आपने देखा कि नीचे की तरफ m2g फोर्स लगेगा, इसका मास m2 है ना, तो ऐसे लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपना फ्रेम प्रिज्म कोई बना लूं, है ना, रेफरेंस फ्रेम क्या बना लूं, प्रिज्म बना लूं, बना दिया, तो और बनाने के बाद क्या करते हैं, हम चुपचाप से कुर्सी लगा कर बैठ जाते हैं। हम जब बैठ गए तो इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद होता यह है कि किसी भी बॉडी का अगर मुझे FBD निकालना है तो रियल फोर्सेज के अलावा एक सूडो फोर्स भी उस पर एक्ट करा देते हैं। तो देखो बेटा, इस डायरेक्शन में इसका है एक्सेलरेशन a1, मतलब आपके फ्रेम का एक्सेलरेशन है a1। तो सूडो फोर्स किधर लगता है? सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट ना। कितने के बराबर? इसका मास और अपने फ्रेम का एक्सेलरेशन, इतना फोर्स लगेगा। अब सोचो तुम बैठ तो गए हो यहाँ पर, तुमको तो ये मास m2 इधर आता हुआ महसूस होगा, तो तुम कहोगे कि अरे सर मैं ऐसे ना इधर बना दूं y एक्सिस, इधर बना दूं x एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग तो हमारे बॉडी का किसी तरह का कोई मोशन ही नहीं है, तो y एक्सिस के अलोंग इस पे लगने वाले, है ना, फोर्सेज का जो भी कंपोनेंट है उस सब का सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। अब
यहाँ देखिए, इस M2G का एक कंपोनेंट इधर हुआ M2G cos अल्फा, ये हम लोग हमेशा से करते आए हैं, है ना। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो देखिए यहाँ पे अल्फा है, आपने इसको आगे बढ़ाया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया, टोटल 90 था तो ये बेटा अल्फा हो गया, अब निकल गया। अच्छा ये बताओ, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये कितना 90 माइनस अल्फा, कैसे कह दिया मैंने ये दोनों अल्फा, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। तो M2A1 का N1 के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा M2A1 M2A1 साइन अल्फा, है ना। हाँ जी ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन हो गया वो हो गया M2A1 साइन अल्फा, बहुत बढ़िया, प्लस N1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए हमारा M2G cos अल्फा, एक मिनट, ये cos अल्फा होना चाहिए, है ना, M2G cos अल्फा होना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पर हमने सिर्फ फोर्सेस को वाई एक्सिस जो हमने माना था इसके अलोंग रिजॉल्व कर दिया है। अब इसमें केवल और केवल दिक्कत होती है एंगल की। तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा है, ये भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये टोटल 90, तो हमने बहुत आसानी से लिखा है, कुछ भी इसमें नया काम नहीं किया है। अच्छा अब सोचो जरा, अब सोचो कि एक इक्वेशन तुम्हारे पास यहाँ बना है, इसमें से अगर तुम N1 को हटा दो तो तुम्हारा A1 निकल जाएगा, और तुमको A1 ही निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना है। तो पीछे कितना था, पीछे था हमारा N1 का आया था N1 साइन अल्फा इक्वल टू M1 A1। तो मैं यहाँ से ये लिख दूँ M2 A1 साइन अल्फा प्लस M1 A1 अपॉन कॉस अल्फा, है ना। कॉस अल्फा है कि कुछ और है, M1 साइन अल्फा है, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने, ये साइन अल्फा है, ये है साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू M2G cos अल्फा। अब इसमें से A1 बस कॉमन लेंगे और बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे। तो जैसे ही हमने A1 कॉमन लिया तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये हो गया आपका M2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस ये हो गया M1 और नीचे हो गया हमारा साइन अल्फा इक्वल्स टू M2G cos अल्फा। अब मैं क्या करूँगा, अब कुछ करने के लिए रहा ही नहीं, बाकी को ट्रांसपोज करना है मुझे, तो मेरा आ जाएगा A1 इक्वल्स टू M2G cos अल्फा साइन अल्फा, और नीचे वाला एक बार फिर से चेक कर लो, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 साइन अल्फा, M1 प्लस M2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब कैलकुलेशन चेक कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, ठीक है। तो ये निकल गया हमारे पास। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि इसको सॉल्व करने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन बेटा ये है, अब आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म एंड आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दो काम आपको करने हैं। अब बहुत आसान है, आप ये कर चुके हो पहले भी, मेरे ख्याल से हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, तो एक तरीके से ये टेस्ट भी हो जाएगा कि कितने फंडे किसके क्लियर हुए हैं।